जी बेटा, तो कल हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर दिया था और 8 के मैंने आपको 2 टॉपिक्स भी करा दिए थे, जिसमें से हमने चैप्टर नंबर 8 में वेव मोशन एंड साउंड मैंने बताया था। ये चैप्टर 3 पोर्शंस में डिवाइड हुआ हुआ है आपके पास। और पीरियोडिक मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ लिया था। फिर इसके बाद हमने एम्पलीट्यूड, सिंपल हार्मोनिक मोशन को देखा था, तफसील से पूरा एक्सप्लेन किया था इसको मैंने आपको, और इसकी कुछ कंडीशंस के बारे में बात की थी। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन की 3 एप्लीकेशंस हैं, जिसमें से 2 एप्लीकेशन मैंने आपको करा दी थी। एक तो स्प्रिंग मास सिस्टम, और दूसरी जो इम्पोर्टेंट है सिंपल पेंडुलम। तो ये 2 बेटा मैंने आप लोगों को कल करा दी थी, लेकिन इत्तेफाक से सिंपल पेंडुलम 2021 में आ चुकी है, तो ये 2021 में नहीं आएगी, मुश्किल है इसका आना। हमने कल इसको प्रूव कर लिया था कि एक्सलेशन जो है वो g/l/x के बराबर होती है। तो वहीं से थोड़ा सा स्टार्ट कर रहे हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो बेटा हमने ये चीज़ तो पढ़ ली थी कि स्प्रिंग मास में, मेरी आवाज़ आ रही सब लोगों को? हमारे पास एक्सलेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया था -k/m/x के। और सिंपल पेंडुलम में तो यहाँ पे कांस्टेंट कौन था? k/m। सिमिलरली इसमें अलावा जो हमने दूसरा कॉपी किया था सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम में हमारे पास जब इक्वेशन आई थी फाइनल, तो वहाँ पे हमारे पास जो एक्सेलरेशन फाइनली बना था g/l के बराबर आई थी। यानी वहाँ पर कांस्टेंट जो आया था वो g/l आया था। ये 2 बातें आपको याद रहनी चाहिए, आप हम इससे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब मैं स्प्रिंग मास सिस्टम में टाइम पीरियड फाइंड करने जाऊंगा और फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने जाऊंगा, तो फिर मैं इस कांस्टेंट को यूज़ करूंगा। तो ये कांस्टेंट आपको याद रहना चाहिए। सेम हैपेंस विथ सिंपल पेंडुलम, लेकिन इन पर आने के लिए हमें पहले तीसरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, फिर हम इनके टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। ये बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। अब आज हम एक टोटली डिफरेंट टॉपिक करेंगे, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है, लेकिन अगर समझना चाहें तो बहुत आसान। कैन आई रब दिस? जी सर। अच्छा बेटा, अब हमें तीसरा टॉपिक जो करना है उसको ज़रा गौर से समझने की कोशिश करिएगा। ये बेसिकली एक सर्कुलर मोशन का, सिंपल हार्मोनिक मोशन का रिलेशन है सर्कुलर मोशन से। सिंपल यानी कि सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। जी, यहाँ तक ठीक है बात? तो सर्कुलर मोशन बेटा आपको चैप्टर नंबर 4 में मैंने पढ़ाया था कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। हमारे पास कि एक बॉडी किसी सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही होती है। एक बॉडी जिसका मास m है वो एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है, लाइक दिस।
तो अगर मैं यहाँ पर, ये एक इसका डायमीटर है मान लीजिए, दिस इज़ द डायमीटर। डायमीटर पे अगर मैं एक सरफेस रख दूँ मिसाल के तौर पर, कोई भी एक प्लेन मैंने रख दिया और यहाँ से मैंने लाइट ग्लो करा रहा हूँ, यहाँ लाइट ऑन कर दी, यहाँ बल्ब लगाया हुआ है मैंने, लाइट यूँ आ रही है और लाइट का जो साया है, जो अक्स है, वो इस डायमीटर ए बी पे पड़ेगा। मुझे वो देखना है, ये जो डायमीटर है ना, हमें इससे कुछ फाइंड आउट करना है। तो जैसे जैसे पार्टिकल, मिसाल के तौर पर ऊपर से लाइट आ रही है, ये पार्टिकल मास यहाँ से जब यहाँ पहुँचेगा तो आपको क्या लगता है बेटा, अगर ऊपर से लाइट आ रही है तो जाहिर सी बात है इसका साया यहाँ पर पड़ेगा डायमीटर पर। फिर जैसे ये पार्टिकल इधर आ जाएगा तो इसका अक्स यहाँ पे पड़ेगा, यानी यहाँ पे एक गोल सा दायरा खलासी बन जाएगी, अक्स सा बन रहा होगा यहाँ। फिर ये पार्टिकल जब इधर पहुँचेगा तो इसका अक्स यहाँ बनना शुरू हो जाएगा। ये पार्टिकल जब यहाँ पहुँचेगा तो इसका अक्स यहाँ बनना शुरू हो जाएगा। ये यहाँ पहुँचेगा तो इसका अक्स यहाँ बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ पहुँचेगा तो इसका अक्स यहाँ पर आ जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ आई या नहीं? जी सर दोबारा रिपीट कर दें सर। देखें बेटा, एक पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है, ये डायमीटर है, एक पार्टिकल यहाँ से मूव होके इधर आ गया, ठीक है। तो लाइट आ रही है यहाँ पे, जब लाइट पड़ेगी इस पर आ जाएगी तो इसका यहाँ पर जो इमेज बनेगा, साया बनेगा, वो इस तरह से बनेगा, गायब हो जाएगा। जब ये पार्टिकल इधर आ जाएगा तो इसका यहाँ पे साया बनेगा, क्योंकि लाइट ऊपर से आ रही है। भैया जैसे मेरा हाथ पड़ रहा है, जैसे मेरा शेड बन रहा है मेरे हाथ का, देख रहे हैं मेरे हाथ के फिंगरप्रिंट्स का शेड पड़ रहा है, क्योंकि लाइट ऊपर से आ रही है। तो मेरे हाथ का यहाँ पे क्या बन रहा है, अक्स बन रहा है, क्योंकि लाइट आ रही है ऊपर से, मेरा हाथ बीच में आया हुआ है, मेरे हाथ का इस सरफेस के ऊपर क्या बन रहा है, एक शेडो बन रहा है। क्लियर है बात? तो वही यहाँ पर हो रहा है, जैसे जैसे पार्टिकल मूव करके इधर आ रहा है इसका शेडो यहाँ बन रहा है, जैसे पार्टिकल मूव करके यहाँ आ रहा है इसका शेडो यहाँ आ रहा है, पार्टिकल इधर आ रहा है शेडो इधर आ रहा है, पार्टिकल इधर आ रहा है शेडो इधर आ रहा है। अब इस शेडो को मैं एक नाम दूंगा प्रोजेक्शन। शेडो को हम क्या कहेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल। इस पूरे टॉपिक में हम एक ही वर्ड बार बार यूज़ करेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल, प्रोजेक्शन ऑफ अ बॉडी। ठीक है जी। अब ये तो मैंने बात की कि ये पार्टिकल मूव होकर इधर आया तो इधर आ गई, इधर आया तो इधर आ गई बॉडी। जब बॉडी इधर आई इसका अक्स यहाँ आ गया, और जब बॉडी इधर पहुँची तो अक्स और पार्टिकल दोनों सामने अलाइन थे। अब यही सारी हैपन यहाँ से भी होगी, हमने लाइट इधर से भी दे रहे हैं। तो जब ये पार्टिकल दोबारा इधर आएगा तो इसका शेडो यहाँ दोबारा बन जाएगा। जब ये पार्टिकल इधर आ जाएगा तो इसका शेडो उधर बन जाएगा। जब ये इधर आएगा तो शेडो उधर बन जाएगा। जब ये पार्टिकल इधर आएगा तो शेडो उधर बन जाएगा। यानी थ्रू आउट द मोशन बॉडी तो रोटेट कर रही है, लेकिन इसका शेडो जो है डायमीटर के ऊपर, कोई भी डायमीटर ले लें आप, कोई भी एक डायमीटर लेना है आप। डायमीटर मैंने ए भी ले लिया, आप यहाँ ले लें, आप इधर ले लें, आप इधर ले लें, वाई एक्सिस पे ले लें, या मैंने एक्स एक्सिस पे लिया। तो हमें यहाँ पर ये साबित करना है कि जब एक बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही होती है तो उस प्रोजेक्शन, उसकी बॉडी का जो प्रोजेक्शन होता है, साया होता है अलॉन्ग एनी डायमीटर, वो क्या कर रहा होता है, वाइब्रेटरी मोशन कर रहा होता है। और उसकी मोशन क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक होती है। ये बात हमें साबित करनी है। ये बात हमें क्या करनी है बेटा, साबित करनी है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। जी आवाज़ नहीं आ रही मुझे किसी की। जी सर हाँ सर, मतलब वो वाइब्रेटरी मोशन कैसे कर रहा है, वहीं पर तो सिर्फ साया पड़ रहा है ना उसका। देखें जब ये बॉडी इधर आई पार्टिकल इधर आया, जब बॉडी इधर आई तो पार्टिकल इधर आ रहा है जी, ठीक है, मीन की तरफ आ रहा है।
फिर जी। जब बॉडी इधर गई तो पार्टिकल इधर जा रहा है, यानी बिल्कुल पेंडुलम की तरह हो रहा है। ओ अच्छा अच्छा, पेंडुलम ठीक है इधर ठीक। आया, फिर इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर गया। तो जब इसने ऊपर का सर्कुलर पूरा किया अपना, ये वाला सर्कुलर, बॉडी यहाँ से यहाँ आई, तो उस वक्त पार्टिकल यहाँ मूव हुआ। जब बॉडी नीचे से घूम के वापस इधर आई, तो उस वक्त पार्टिकल यहाँ मूव हुआ। हो गए वाइब्रेटरी मोशन। पहले लेफ़्ट, जी फिर राइट, फिर लेफ़्ट, फिर राइट। जितनी मरतबा ये घूमता रहेगा तो इसका साया हमें इस तरह की मोशन देता रहेगा। ठीक है सर। क्लियर है बात? जी जी। तो अब हमें ये बताना है, अब इस पूरे चैप्टर में बेटा हम जो है इस पार्टिकल को पी का नाम देंगे, और जो इसका प्रोजेक्शन आया है साया, उसको हम क्यू का नाम देंगे। क्या नाम देंगे? क्यू का। यानी कि जो पार्टिकल है, जो बॉडी है, उसको नाम दिया हमने पी का, और जो उसका प्रोजेक्शन है पार्टिकल का, उसको हम नाम क्या देंगे? क्यू का। हमें यहाँ क्या साबित करना है? हमें साबित करना है, हमें एक्सलेशन निकालना है क्यू का, और साबित करना है कि वो क्या कर रहा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। इज दैट क्लियर? ये बात क्लियर हो गई? जी सर। ठीक है जी। तो बेटा अब मैं इसकी डेरिवेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हमें ये शो करना है कि शो डैट दी प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग एनी डायमीटर एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम है तो भी दोबारा पूछ लें। जी लाइबा, एमन? नहीं सर, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, चलें आगे बढ़ते हैं। तो एग्ज़ाम में जो आता है, इसका सवाल इस तरह से आता है, शो डैट प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल along any diameter of circular motion execute simple harmonic motion। ठीक है जी। तो ये बात आपने साबित करनी है। ये सवाल इस तरीके से आता है, इसका क्वेश्चन। तो उसके लिए हम पहले वही लिखेंगे, कंसीडर कर लेते हैं एक बॉडी जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है किसी, कंसीडर अ बॉडी जिसका मास कितना है? m है, और वो एग्जीक्यूट कर रही है सिंपल हार्मोनिक मोशन, और इसका रेडियस कितना है? ये इसका रेडियस है। फिर जब ये बॉडी किसी पॉइंट इस तरफ पहुंच गई यहाँ पर, तो यहाँ पे इसका जो साया बना है वो ये बना है, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ किसका? क्यू का। ये ओरिजिन है, इसको ओ का नाम दे दिया, और इस पॉइंट को हम पी का नाम देते हैं। ठीक है। अब बेटा आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि जब आप वेलोसिटी का वेक्टर बनाते हैं तो सर्कुलर मोशन में, ये बात मैंने आपको पढ़ाई थी, सर्कुलर मोशन में किसी भी पॉइंट पे जब आप वेलोसिटी ड्रॉ करते हैं तो वेलोसिटी कैसे आती है? टेंजेंट आती है। वेलोसिटी इस पॉइंट पर कैसे आएगी? टेंजेंट।
अगर इस पॉइंट पे वेलोसिटी ड्रॉ करेंगे तो वो भी कैसे आएगी, टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, रेडियस के साथ 90 डिग्री। तो जब बेटा मैं यहाँ पर ये इसका वो ड्रॉ करूँगा वेलोसिटी का वेक्टर, ये वेलोसिटी किसकी आई है, ये वेलोसिटी आई है p की, वी पी। ये एंगल कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पे दो बातें चल रही होंगी, एक कहानी चल रही होगी p की और एक चल रही होगी q की। एक वेलोसिटी आएगी p की जिसको हम vp कहेंगे, एक डिस्टेंस आएगा p का जिसको हम डिस्टेंस, यानी कि इनका डिस्टेंस भी आएगा, वेलोसिटीज़ भी आएंगी और इनके एक्सेलरेशन भी आएंगे। यानी p का डिस्टेंस, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो p का डिस्टेंस बेटा कितना है, r। वेलोसिटी कितनी है इसकी, vp। a कितना हो जाएगा, ap हो जाएगा। और हमें मालूम क्या करना है, हमें q का मालूम करना है कि q का डिस्टेंस कितना आ रहा है, q की वेलोसिटी क्या आ रही है और q का एक्सेलरेशन क्या आ रहा है। ये हमें चीज़ें मालूम करनी है, तो वो हम p की मदद से मालूम करेंगे। इज़ दैट क्लियर, ये बात क्लियर है जी सर। ठीक है जी। अच्छा बेटा ये बॉडी इससे दूर नहीं जा सकती, तो ये इसका मैक्सिमम डिस्टेंस है ना, तो मैक्सिमम डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, मैंने इसको रेडियस भी कहा हुआ है और इसको हम एक्स नॉट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एक्स नॉट। कल बताया था कि मीन से एक्सट्रीम तक के फासले को हम क्या कहते हैं, एक्स नॉट। एम्पलीट्यूड। और उसके अलावा कोई डिस्टेंस होगा, जैसे ओ से क्यू तक का जो फासला है ये कितना है, ये एक्स। कितना है बेटा ये एक्स। क्लियर है बात। यस सर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा मुझे आपसे यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इसकी लैंग्वेज बेटा कैसे लिखी जाएगी, लैंग्वेज लिखूँ इसकी या नोट से दिखा दूँ, आपको बताएं। जी ठीक है। तो लैंग्वेज बेटा इसकी ऐसी आएगी, जैसे मैंने डायग्राम बनाई है कि कंसीडर किया है बॉडी जो कि मूव कर रही है अलॉन्ग सर्कुलर विथ कांस्टेंट स्पीड v। इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या है, v है, और इसकी एंगुलर स्पीड क्या है, ओमेगा है। सो लेट द लीनियर स्पीड ऑफ पार्टिकल p इज़ v एंड द प्रोजेक्शन की जो वेलोसिटी है उसको हमने क्या नाम दिया है, q का नाम दिया है। ठीक है जी। अब पार्टिकल p पर जो है हमें जो एक्सेलरेशन मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, वेलोसिटी, उन तीनों की बात हमें करनी है। सही है। तो इस ट्राइंगल ओ पी क्यू को अब देख लेते हैं हम लोग ज़रा। देखिए बेटा ये ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, ओ पी एंड क्यू। तो इसका एक तो आपका, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो यहाँ से यहाँ तक का फासला कितना है बेटा आपके पास, x है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, इसका रेडियस है, और ये हमें नहीं पता। ठीक है जी। अब इसी ट्रायंगल को अगर मैं इन टर्म ऑफ एक्सेलरेशन बनाता हूँ, तो जब आपको पता है कि कोई भी बॉडी सर्कुलर ट्रैक पे मूव करती है तो उसमें एक एक्सेलरेशन मिलता है जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये बात याद है सबको।
जी, तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? पार्टिकल पी के एक्सेलरेशन को। हम कैसे निकालेंगे? द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल पी इज़ गिवन बाय ए सी। सबसे पहले बेटा हमने इसका एक्सेलरेशन निकाला, एक्सेलरेशन ऑफ पी। तो आपको पता है कि हेयर ए पी जो है वो किसके बराबर है? ए सी के बराबर है। और ये एक्सेलरेशन कितना आएगा? वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर है। क्योंकि यही एक्सेलरेशन इसको रिस्टोरिंग फोर्स की तरफ ला रहा है तो हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाते हैं, क्योंकि वेलोसिटी में और रेडियस में वेक्टर जो है वो अपोजिट है। देखिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ पर आ रही है? सेंटर की तरफ आ रही है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहाँ आ रहा है? टुवर्ड्स सेंटर। और रेडियस वेक्टर कहाँ जा रहा है? आउटवर्ड। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाई? नेगेटिव साइन लगाई। तो पहले हमने पॉइंट पी का एक्सेलरेशन निकाला कि ए पी किसके बराबर है? वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर। ठीक है जी। सर नेगेटिव फिर से बताइएगा। नेगेटिव बेटा इसलिए बिकॉज ए सी इज अपोजिट टू रेडियस वेक्टर। ठीक है, ए सी सेंटर की तरफ आ रहा है, रेडियस जो है वो आउटवर्ड की तरफ जा रहा है। ओके, अच्छा जी। अब इसके बाद आपने ये भी पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 4 में, डैट इज़ वी किसके बराबर होता है बेटा? आर ओमेगा के। याद है? ये लास्ट टॉपिक शायद मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये वेलोसिटी को जब हम एंगुलर फॉर्म में लिखते हैं तो आर रेडियस होता है और ओमेगा क्या होता है? एंगुलर स्पीड कहते हैं हम इसे। क्या कहते हैं? एंगुलर स्पीड। ये याद है सबको या नहीं याद? अच्छा जी। जी सर याद है। तो बेटा इसकी वैल्यू रख दीजिए 1 में, पुट इन 1। तो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी कितना हो जाएगा? माइनस आर ओमेगा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो क्या आ जाएगा बेटा? ये आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय आर। आर से आर ख़त्म, तो क्या बचेगा हमारे पास? ए सी बराबर आ जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर के। ठीक है जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये बात समझ में आ गई? दोबारा सुन लीजिए बेटा, मैंने पहले क्या किया? मैंने पहले डायग्राम बना के मैंने सबसे पहले इसको क्या फाइंड किया? एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी। क्योंकि अगर मुझे एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी मिलेगा तो ही मैं एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट क्यू निकाल सकता हूँ। कैसे? ये देख लेते हैं। मैं इस ट्राइंगल को दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ, ज़रा गौर से देखिएगा बेटा। ये तो आगे आपके पास एक्सेलरेशन ऑफ पी, ये है ओ क्यू और पॉइंट पी। हमें निकालना क्या है? इस प्रोजेक्शन का एक्सेलरेशन निकालना है। ये प्रोजेक्शन कहाँ आ रहा है? इस तरफ आ रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन कहाँ पर होगा? इस तरफ होगा, ए क्यू। यानी ये वाला जो वेक्टर है ये किसके बराबर आ जाएगा? ए क्यू के बराबर आ जाएगा। जैसे आपने पढ़ा है कि भाई ये अगर एफ है तो ये एफ एक्स होता है, ये एफ वाई होता है, ये एफ वाई होता है, ये एफ एक्स होता है। ऐसा ही है, ये एफ है, ये एफ वाई है, ये एफ एक्स है। तो ये एक्सेलरेशन ए पी है, ये इसका एक्स कॉम्पोनेंट हो जाएगा और ये इसका वाई कॉम्पोनेंट हो जाएगा। तो ए पी का जो एक्स कॉम्पोनेंट है वही तो ए क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली। यानी इसका ए पी वाई और ए पी एक्स। तो गौर से अगर देखा जाए तो ये ए पी एक्स ही तो ए क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है और यही तो हमें फाइंड आउट करना है। ये बात क्लियर हुई है आप लोगों को?
दोबारा सुन लीजिए, मैं दोबारा अलग से बता देता हूँ। देखें बेटा, ये है वो ट्राइंगल, ये एक्सेलेरेशन आ रहा है ए पी का, जिसको हमने कहा है सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन के बराबर है। हमें जो फाइंड करना है तो वही मालूम करना है कि ये वाला जो एक्सेलेरेशन आ रहा है जिसको हमने कहा ए क्यू, ये फाइंड आउट करना है प्रोजेक्शन का। तो अगर मैं इस पर ये वाली थ्योरी अप्लाई करूँ कि भाई अगर ये जगह एफ़ है तो ये एफ एक्स होती है और ये एफ वाई होती है, ऐसा ही है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एफ एक्स का मतलब क्या होता है, इसका कॉस थीटा, और एफ वाई का मतलब क्या होता है, इसका साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ए पी है, ये वाली जगह होगी ए पी कॉस थीटा, और ये वाली जगह किसके बराबर हो जाएगी, ए पी, उल्टा नहीं होगा, AP cos सॉरी थीटा बराबर है। सॉरी, चले आप लोग जाग रहे हैं, इसका सो नहीं रहे, ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा, ए पी कॉस थीटा। ए पी कॉस थीटा की आपने वैल्यू निकाल दी, वही आपका आंसर होगा। क्लियर हुआ कुछ? तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमें यही करना है, हमें बेसिकली इस वाली जगह की बात करनी है, इस एक्सप्रेशन को निकालना है। जी एमन आपको समझ आ रहा है? यस सर। वर्दा, ये साल आएगा भाई, इसको सही से समझ लें, टॉपिक ज़रा नया है, डिफ़िकल्ट है, इसलिए इसको तो मैं टाइम दे रहा हूँ इस पर ज़रा, ठीक है। तो अब मैं जुमला लिखूँगा, जैसे मैं लिखा था एक्सेलेरेशन ऑफ पी, अब मैं लिखूँगा एक्सेलेरेशन ऑफ क्यू। तो कोई मुझे बताएगा कि एक्सेलेरेशन ऑफ क्यू किसके बराबर आएगा? देखिए, हमें इस वाली जगह से कोई काम नहीं है, इस ये वाली जगह हमारे लिए बेकार है। हमें जो काम है किससे है, हाइपोटेन्यूस से है और बेस से है। तो हाइपोटेन्यूस और बेस के लिए कौन सा रेशो यूज़ होता है, यानी ए क्यू किसके बराबर आ रहा है, ए पी कॉस थीटा के। डायरेक्ट लिख दूँ या कोई मसला है? फॉर एक्सेलेरेशन ऑफ क्यू, क्यू क्या है, प्रोजेक्शन है ऑफ पी का, पार्टिकल पी का प्रोजेक्शन। और हमें यही साबित करना है कि ये जो है बेचारा ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। सो लिख दीजिए फ्रॉम डायग्राम ए क्यू इज इक्वल टू कितना है बेटा, ए पी कॉस थीटा। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? जी बेटा, और ए पी की वैल्यू क्या है, पीछे क्या थी ए पी की वैल्यू, ए पी की वैल्यू हमारे पास पीछे क्या थी बेटा, सॉरी माइनस साइन भी चल रहा है यहाँ पे, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। तो रख दीजिए इसको। सो ए क्यू विल बी इक्वल टू माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। क्लियर है जी बेटा, यहाँ तक कोई मसला? अब कुछ भी नहीं बचा है, तकरीबन डेरिवेशन हमारी हो चुकी है, सही है। अब अगर इस चीज़ को मैं थोड़ा सा अरेंज कर लूँ, और वो डायग्राम आपको दोबारा बता रहा हूँ, ट्राइंगल जो मैंने बनाया था पहले, ओ पी क्यू। अब इस ट्राइंगल में मैं एक्सेलरेशन नहीं बल्कि डिस्प्लेसमेंट रख रहा हूँ। तो बेटा ये वाली जगह आर के बराबर थी, जिसको हम एक्स नॉट भी कहते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट इसकी, एम्पलीट्यूड। और ये वाली जगह किसके बराबर थी, एक्स के बराबर थी। किसके बराबर थी बेटा ये देख लीजिए, मैं इस ट्रायंगल को दोबारा बनाऊंगा।
ओ पी क्यू को, ओ पी क्यू, ये जगह बेटा एक्स नॉट है या आर लिखते हैं इसको, और ये वाली जगह एक्स है। तो ये क्या है, हाइपोटेन्यूस है, और ये क्या है, बेस है। तो अगर मैं कॉस थीटा अप्लाई करूँ तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेटा बेस कितना है, बेस कितनी है, X sir. और हाइपोटेन्यूस कितना है, आर के बराबर है। R(x0) ठीक है जी, दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पे, देख लीजिए सर। इसको अब मैं रब कर रहा हूँ, इसका काम हो चुका है। तो हम ये लिख सकते हैं कि कॉस थीटा किसके बराबर आ रहा था हमारे पास, एक्स अपॉन आर के। तो बेटा एक्स कितना हो जाएगा यहाँ से, आर कॉस थीटा। मैंने आर को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? तो मैं यहाँ इस चीज़ को थोड़ा सा अरेंज No, करना sir. कि माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ बेटा, मुझे यहाँ एक्स लेके आना है, क्योंकि एक्सलेशन का ताल्लुक ओमेगा आर से नहीं दिखाना, एक्स से दिखाना है। और फ्रॉम डायग्राम ये किसके बराबर है, एक्स बराबर किसके हैं, आर कॉस थीटा के। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, एक्सलेशन ऑफ क्यू इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इसकी जगह कौन आ जाएगा, एक्स आ गया। अब क्योंकि बेटा बॉडी जो है सर्कुलर मोशन कर रही है, उसकी ओमेगा क्या है, तो हेयर ओमेगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ओमेगा का स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा। ओमेगा क्या है बेटा यहाँ पर, कांस्टेंट है। तो हम लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट एक्स। कांस्टेंट को रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, और ये हमारी बात प्रूव्ड हो गई। मैंने पहले कहा था आपको कि हम जो एक्सेलरेशन क्यू को ए का नाम देंगे और एक्सेलरेशन पी को ए सी का नाम देंगे, क्योंकि वो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन था। तो यहाँ पे ए क्यू किसके बराबर आ चुका है, माइनस एक्स के बराबर आ चुका है। डैट मीन्स प्रूव्ड। प्रोजेक्शन एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। हाँ भाई, ये बात समझ में आ गई सबको या कोई प्रॉब्लम है? ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। जी आयशा, लाइबा, आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों की आज? तो आ गई है इसमें, तब मैं स्क्रीनशॉट ली जो सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा। जी सर। तो इसमें आप लोगों ने इतना सारा रफ वर्क करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बस ये दो ट्रायंगल एक साथ बना देगा। एक ट्रायंगल में डिस्प्लेसमेंट आप रिप्रेजेंट कर रहे होंगे और एक ट्रायंगल में आप एक्सलेशन रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। हम वैसे डेरिवेशन डायरेक्ट यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे कि एक्सलेशन ऑफ क्यू किसके बराबर है, ए पी कॉस थीटा के बराबर है। फिर ए पी निकालते कि ए पी सेंटीपिटल के बराबर आया हुआ है। लेकिन तरीका पहले ये होता है कि आप पहले ए पी निकाल लीजिए, एक्सलेशन ऑफ पी पार्टिकल पी निकाल लीजिए, जो आपने ही निकाला था, और फिर एक्सलेशन ऑफ पार्टिकल क्यू निकाला जाता है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। जी
डायग्राम इतनी ही रहेगी, डायग्राम को और ज़्यादा लेबल मत करिएगा वरना मसला होगा। हाँ, डायमीटर को नाम दे दीजिएगा। डायमीटर को मैंने क्या नाम दिया है नोट्स में देख लेते हैं, AB नाम दिया है, इसको देख लेते हैं। अब मैं नोट्स शो कर रहा हूँ आपको, नोट्स देख लेते हैं। बैक साइड जी बैक साइड बोल के ठीक है देखिए ठीक है बेटा, अब नोट्स पर जा जाते हैं ज़रा सा। तो भाई ये प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल की है, जिसमें आपने लिखा सबसे पहले सेंट्रीपिटल आपने पॉइंट P का मालूम किया, ये AC के बराबर आया, -v²/r लिया। AC नेगेटिव क्यों है लिख दिया आपने कि AC और वेक्टर R अपोजिट डायरेक्शन में। ओमेगा एक एंगुलर स्पीड है जो कि कांस्टेंट है, ये पढ़ चुके हैं आप। एंगुलर स्पीड क्या होती है, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो AC बराबर आ गया -ω²r के, ठीक है। तो फिर हमने निकाला एक्सेशन ऑफ पॉइंट Q, तो AQ बराबर किसके आ रहा है, AC cos थीटा के बराबर आ रहा है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ AC वी गेट A इज इक्वल टू -ω²r cos थीटा आ गया। r cos थीटा x के बराबर था। हमारी डेरिवेशन 2 मिनट में हो गई। देख रहे हैं आप लोग, नोट्स में और आसान हुई है, लेकिन अगर आप ये मैं जो हैंड आउट में लिखवा के अभी आपको जो कराया है क्लास में, इससे करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। ये बात साबित हो गई, इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया कि बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है। ठीक है जी, इधर तो कोई मसला किसी को। ये देखें डायग्राम ऐसी बनानी होगी आपने। इसका प्रोजेक्शन जो दिखाएंगे तो आप दायरा दिखाएंगे, यानी वहाँ पे कुछ साया का मतलब वहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा। पार्टिकल P का जब साया पड़ेगा Q के ऊपर, डायमीटर को AB का नाम दिया गया, ठीक है। AQ बराबर है AC cos थीटा के, यहाँ लिखा हुआ भी है। O से Q तक का फासला x है, O से B तक का फासला या O से P तक का फासला x0 है या रेडियस है। यहाँ आप रेडियस भी लिख सकते हैं और x0 भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। क्लियर है बेटा? जी सर। अच्छा जी, अब इसकी वेलोसिटी से पहले मैं ज़रा टाइम पीरियड और उसकी बात कर लेता हूँ, फिर इसकी वेलोसिटी हम करेंगे तो फिर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब बेटा हमें डिफरेंट सिस्टम्स के जो है टाइम पीरियड और एक्सेलेरेशन की बात करनी है। तो मैं सबसे पहले इनके वो लिख देता हूँ कांस्टेंट। सही है भाई, ये हो जाएगा सवाल इस तरीके से, इससे ज़्यादा इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसको ज़रा प्रॉपरली हेडिंग बनाएगा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन यानी एक्सेलेरेशन ऑफ पॉइंट P, प्रॉपर हेडिंग बनाएगा इसकी, और एक्सेलेरेशन ऑफ पॉइंट Q, ठीक है जी। तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। चलें जी, अब आगे आते हैं। तो बेटा अब हमने तीनों सिस्टम यानी कि हमारा ऑसिलेशन का टॉपिक अब कवर हो चुका है। ये डायग्राम मैं रब कर रहा हूँ, ये डायग्राम याद रखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक में वेलोसिटी में दोबारा जिक्र आएगा इसका। तो बेटा हमने 3 कांस्टेंट पढ़े थे। एक तो था स्प्रिंग मास सिस्टम, एक है सिंपल पेंडुलम, और यह है प्रोजेक्शन ऑफ P। तो इन 3 चीज़ों में हमने जो कांस्टेंट आए थे वो क्या था, कांस्टेंट्स की बात करेंगे। यहाँ पे कांस्टेंट आया था जी, कोई बताएगा? K/L। इसमें कांस्टेंट क्या आया था, G/L। और इसमें कांस्टेंट क्या आया था,
ओमेगा स्क्वायर शाबाश। तो बेटा ये तीनों कांस्टेंट आपस में बराबर हैं, इसका मतलब जहाँ पे जिसकी ज़रूरत होगी हम यूज़ करेंगे। अच्छा ये ओमेगा स्क्वायर है, तो अगर मैं ओमेगा चाहूँ तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, हर तरफ रूट लेना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं लिखूँ ओमेगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर रूट आएगा, ऐसे ही है। तो ओमेगा का मतलब क्या हो जाएगा कि ये बराबर किसके हैं, जी अपॉन एल के, और ये बराबर किसके हैं, के अपॉन एम के। तो ये मुझे एक इक्वेशन मिल गई। अब टाइम पीरियड का हमारे पास जो बेटा फॉर्मूला होता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई ओमेगा, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। यही दो चीज़ें अब आपने स्प्रिंग मास सिस्टम और सिंपल पेंडुलम के लिए फाइंड आउट करनी है। तो वो ओमेगा के बगैर हम नहीं कर सकते थे, इसलिए मैंने आपको वो भी नहीं कराया था। अब हम आ रहे हैं टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम। तो बेटा क्या हो जाएगा, टी बराबर किसके हो जाएगा, 2 पाई बाय ओमेगा। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा। लेकिन स्प्रिंग मास सिस्टम में ओमेगा किसके बराबर है, अंडर रूट के अपॉन एम के। K/M। ये आ गया के अपॉन एम। इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड की इक्वेशन आ गई किसकी, स्प्रिंग मास सिस्टम में। इसी का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो बेटा फ्रीक्वेंसी आ जाएगी कि 1 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, तो 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट के अपॉन है। इसी को सिंपल पेंडुलम पे अप्लाई करते हैं। तो सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा कितना है इसके लिए, अंडर रूट जी अपॉन एल। ओपन करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई, एल ऊपर आ जाएगा, जी नीचे आ जाएगा, एल ओवर जी। लैब में फॉर्मूला यूज़ भी किया था हमने। इसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की फार्मूला ये है, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई अंडर रूट जी ओवर एल हो जाएगा। हाँ भाई, यहाँ तक कोई मसला किसी को? तो एग्ज़ाम में कभी कभार जैसे सिंपल पेंडुलम आता है तो उसमें ये भी आता है कि फाइंड इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑल्सो। तो उसके लिए फिर आपको यहाँ तक काम करना पड़ता है। क्लियर है जी बेटा, क्लियर है यहाँ तक? जी जी सर। सर। वर्दा आपको समझ आ रहा है? जी सर। ठीक है। तो अभी हमने आज क्या पढ़ा है, हमने प्रोजेक्शन पढ़ा कि प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसके बाद हमने इन सब के टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर ली। एग्ज़ाम में इतना ही आता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता। अब नोट्स में दिखा देता हूँ मैं आपको टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, जिसका भी पूछा जाए, वैसे ज़्यादातर स्प्रिंग मास सिस्टम का पूछा जाता है, तो वो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने आपको निकाल के दिखा दिया है। एक मरतबा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको और आसानी रहेगी। अब एक चीज़ रह गई है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। अब हमें जो है, हमने इस पॉइंट Q का एक्सेलरेशन तो फाइंड आउट कर लिया, लेकिन हमें इस पॉइंट Q की वेलोसिटी भी मालूम करनी है। हमें इस पॉइंट Q की क्या मालूम करनी है बेटा, वेलोसिटी। वेलोसिटी। तो उसमें हम इसी डायग्राम को दोबारा बनाएंगे, लेकिन ये सवाल आता नहीं है एग्ज़ाम में। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कई सालों से नहीं आया एग्ज़ाम में, कई सालों से। लेकिन बहरहाल मैं बता दूंगा ये, क्योंकि इसके लिए थोड़ी सी हमें ज्योमेट्री अप्लाई करनी पड़ेगी। डायग्राम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बनेगी, लेकिन ईज़िली हो जाएगा, इतना मसला नहीं होगा हमें। ठीक है, फिर आगे बढ़ें या आज इतना ही रखना है?
वेलोसिटी है क्या? हाँ बस ये वेलोसिटी रह गया बेटा। वेलोसिटी के बाद फिर मैं टोटल एनर्जी बता दूंगा आपको, बाकी कुछ भी नहीं है। टोटल एनर्जी तो बहुत ही आसान है। फिर ये टॉपिक आपका ख़त्म हो जाएगा ऑसिलेशन। न्यूमेरिकल्स भी है? जी बेटा। इसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं? हाँ न्यूमेरिकल्स हैं इसके, काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हैं। बताएं फिर ये वेलोसिटी अभी करना है? अभी करा दूँ ये? जी हेलो। जी सर, करा दें। जी सर, फिर आप इसको अभी करा दें। ठीक है। जी सर। अच्छा ये तो मैं वेलोसिटी अभी करा रहा हूँ। अच्छा अब हमारी नेक्स्ट क्लास जो होगी बेटा वो जो है संडे को होगी। कल मैं क्लास नहीं लूँगा, कल ज़रा मुझे कुछ काम है। ठीक है। ओके सर। तो वेलोसिटी को देखें। वेलोसिटी मैंने आपको बता दिया कि हमें इस पॉइंट क्यू की वेलोसिटी निकालनी, जो कि पॉइंट यू यहाँ पे मूव कर रहा है। ये देखें मेरा कर्सर नज़र आ रहा होगा आपको। पॉइंट क्यू जो यहाँ पे मूव कर रहा है बी से ओ की तरफ आ रहा है, तो उसका एक्सलेशन तो हमने फाइंड कर लिया और बता दिया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब हमें इसकी वेलोसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? वेलोसिटी। तो वी क्यू बेसिकली क्या हो जाएगा, वी पी का साइन थीटा हो जाएगा। लेकिन ये कैसे होगा, सबसे अहम बात यह है कि यही हमें फाइंड आउट करना। एक्स एक्सिस पे जो वेलोसिटी आएगी वो वी क्यू कहलाएगी। चलें आते हैं इसके ऊपर। इसमें ज़रा डायग्राम को दोबारा से देखना होगा आप लोगों को गौर से। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। यानी कि वी क्यू। तो डायग्राम बेटा मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ। हाँ यहाँ पर डायग्राम कुछ इस तरीके की थी कि बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है। इस पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, वीपी थी। सही है। और ये आ गया प्रोजेक्शन। ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है। हमें ये वी क्यू बतानी, यानी कि इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी आएगी ओ पी और क्यू, यहाँ जो वेलोसिटी आएगी वी क्यू वो बतानी, यानी कि एक्स एक्सिस पे जो वेलोसिटी आ रही है वो बतानी है। किसकी मदद से? इसकी मदद से, वी पी की मदद से। तो बेटा ये वाला एंगल अगर थीटा है तो मैं इस वी पी को रिजॉल्व करूँगा। जैसे वी पी क्या हो जाएगा, अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा वी पी साइन थीटा और ये हो जाएगा वी पी कॉस थीटा। तो मैं इस वेक्टर वी पी पर प्रोजेक्शंस ड्रॉ करूँगा। देखिए मैं प्रोजेक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ। एक प्रोजेक्शन ये आ गया और एक प्रोजेक्शन ये आ गया। यानी कि एक वेक्टर ये हो गया हमारे पास और एक वेक्टर ये हो गया। क्लियर है बात? हाँ भाई, यहाँ तक कोई मसला कैसे? जी सर, क्लियर। ठीक है। तो यहाँ पे भी बेटा मैंने ऐसे ही किया हुआ है।
अब मसले की बात जो यहाँ पर आती है कि यहाँ पे जो एंगल थीटा है, तो इधर तो एंगल थीटा ये बन रहा था, लेकिन इस ट्रायंगल में जो एंगल थीटा आएगा वो इधर आएगा। अब ये कैसे हुआ, ये ज़रा सी मुश्किल चीज़ है, इसको सुन लीजिए, इसको समझने की कोशिश करिएगा। बेटा ये बात मैंने आपको बताई थी कि दो, मिसाल के तौर पे एक ये लाइन है, दो लाइंस के दरमियान बनने वाला एंगल और इन दोनों लाइनों पर अगर हम क्या ड्रॉ कर दें, प्रोजेक्शंस ड्रॉ कर दें। प्रोजेक्शन का मतलब होता है 90 डिग्री, यानी कि ये किस पे आ गया 90 और एक इस पे आ गया 90। ये बात नज़र आ रही है, क्लियर हो रही है बात? जी हाँ, तो दो लाइंस के दरमियान बनने वाला एंगल उन लाइनों के ऊपर जो मौजूद परपेंडिकुलर होते हैं, देखें परपेंडिकुलर लाइन 2, परपेंडिकुलर लाइन 1, ये थी लाइन 1, ये थी लाइन 2। तो दो लाइंस के दरमियान बनने वाला एंगल और उन दोनों लाइनों के ऊपर अगर हम 90 डिग्री ड्रॉ कर दें, उनके दरमियान बनने वाला एंगल हमेशा क्या होते हैं, आपस में सेम होते हैं। क्या होते हैं? सेम। सेम होते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है कुछ, देखें एक परपेंडिकुलर ये आ रहा है और एक परपेंडिकुलर ये आ रहे हैं, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, हमारे पास थीटा बन जाएगा। ठीक है, सॉरी ये मैंने गलत एंगल बना दिया, मिस्टेक हो गई इसमें थोड़ी सी। तो मुझे ये पता चल गया कि ये वाला एंगल भी क्या आएगा बेटा, थीटा आएगा। अब तो इसको देखते हुए अगर हम इस ट्रायंगल के वेक्टर्स को रिजॉल्व करें दोबारा से, तो एक तो इधर आ रहा है ये कंपोनेंट और एक इधर आ रहा है, तो मुझे बताइए आप लोग कि जो एंगल ये थीटा है वही एंगल ये बनेगा, ऐसा ही है। और इस वेक्टर को अगर मैं यहाँ से मिटा दूँ तो कुछ मसला तो नहीं होगा। देखिए बेटा आपकी मर्ज़ी कि एक वेक्टर एफ है तो आप इसके एक्स कंपोनेंट इधर बना लें या आप इसके एक्स और वाई कंपोनेंट इधर बना लें। ये भी एफ वाई कहलाएगा, ये भी एफ वाई कहलाएगा, ये भी एफ एक्स कहलाएगा और ये भी एफ एक्स कहलाएगा। तो मैंने क्या किया, इसमें मैंने इस डायग्राम में ऊपर बना दिया इसका। क्यों? क्योंकि ऊपर मुझे थीटा डायरेक्ट मिल रहा है, ऊपर थीटा मुझे क्या मिल रहा है, डायरेक्ट मिल रहा है। और इस वेक्टर का नाम क्या है, वीपी। और थीटा के सामने हमेशा कौन आता है बेटा, थीटा के सामने हमेशा वाई कंपोनेंट आता है। थीटा के सामने क्या आ जाएगा, ये वाली जगह किसके बराबर आ गई, वीपी का साइन थीटा, और ये वाली जगह किसके बराबर आ गई, वीपी कॉस थीटा। ये बात क्लियर हुई या नहीं? जरा एक बार दोबारा रिपीट कर दें। कौन बोल रहा है, लाइबा? जी सर। तो बात देख लीजिए बेटा, ये वाली बात समझ में आ गई कि दो लाइंस के दरमियान बनने वाला जी एंगल, सर। उन दोनों के परपेंडिकुलर के दरमियान बनने वाले एंगल दोनों आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं। थ्योरम है पूरा। ठीक है जी। अब मैंने यहाँ जो डायग्राम बनाई थी वेक्टर वीपी, ये वेक्टर वीपी इस तरह से आ रहा था। मुझे इसके एक्स और वाई कंपोनेंट ड्रॉ करने थे, तो बेटा एक तरीका ये था कि मैं यूँ कर लूँ, तो ये बन जाता है एफ एक्स, ये बन जाता है एफ वाई। मैंने यहाँ के बजाय यूँ कर लिया कि भाई ये हो गया एक और एक ये हो गया, और इसको मिटा दिया। तो बात तो एक ही है ना, हमने वेक्टर को रिजॉल्व किया है। हम वेक्टर को यूँ भी रिजॉल्व कर सकते हैं और हम वेक्टर को यूँ भी रिजॉल्व कर सकते हैं। भाई यहाँ पे थीटा ये हो जाता है,
ये वाला एफ वाई कहलाएगा, ये वाला एफ एक्स कहलाएगा, तो वो यहाँ पे हुआ है बेटा। ये वाला वर्टिकल है, ये वाला हॉरिजॉन्टल है। लेकिन थीटा किसके बराबर होगा? ये जो थीटा है, ये थीटा इसके बराबर आया इसके मुताबिक। डायग्राम कंपेयर कर लें आप। ये वाला वेक्टर ये रहा वीपी, ये वाला वेक्टर ये रहा प्रोजेक्शन। इनके दरमियान एंगल कितना आ गया? थीटा। ये भी थीटा था तो ये भी थीटा आ गया। क्लियर हुई बात? जी सर। अच्छा जी, बस अब इसमें अब कुछ भी नहीं बचा है। तो हमें ये मिल गया कि जो एक्स एक्सिस पर एक्सेलरेशन आ रहा है बेटा, यानी कि जो वी क्यू इस तरफ है ना, एक्स एक्सिस तरफ, इस साइड पे जो एक्सेलरेशन आ रहा, वेलोसिटी आ रही है, वो किसके बराबर है? वी पी साइन थीटा के। तो हम ये लिख सकते हैं कि डेट इज फ्रॉम डायग्राम वेलोसिटी क्यू किसके बराबर है? वी पी साइन थीटा के बराबर। किसके बराबर है? वी पी साइन थीटा के। और वी पी किसके बराबर था? वेयर वी पी इज इक्वल टू आर ओमेगा रख दीजिए। तो वी क्यू कितना हो जाएगा? आर ओमेगा साइन थीटा। ठीक है, कोई मसला यहाँ तक किसी को? ये बात समझ में आ गई कि वेलोसिटी क्यू किसके बराबर आ गई? वी पी साइन थीटा का। कैसा है ये देख लीजिए, ये आ रहा है एक्स एक्सिस पे, ये किससे कंपेयर हो रहा है? इससे कंपेयर हो रहा है वी क्यू से। ठीक है जी। तो वी क्यू बराबर आ गया आर ओमेगा साइन थीटा के। इज दैट क्लियर? अब हमें पता है कि हमें पास जो है साइन थीटा की हमारे पास वैल्यू नहीं है, हमारे पास जो यहाँ पर वैल्यू है वो कॉस थीटा की है। कॉस थीटा किसके बराबर था? अभी हमने पीछे किया था बेटा, किसके बराबर आया था? एक्स अपाउंड आर के बराबर आया था, याद है? और आर किसके बराबर है? एक्स नॉट के बराबर है। तो मैं साइन थीटा को कॉस थीटा में कैसे कन्वर्ट करूँगा? हमें यहाँ साइन थीटा को किस में कन्वर्ट करना होगा? कॉस थीटा में। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन को कॉस को वहाँ ले जाएं तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर रूट ख़त्म करना है हमें, यहाँ साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, क्वेश्चन नंबर 1। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा बेटा? अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे ही है। और कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? एक्स अपाउंड आर के बराबर रख दीजिए। क्या बन जाएगी? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, रख दूँ भी डायरेक्ट या बाद में रखूँ बताएं? कॉस स्क्वायर थीटा की जगह एक्स अपाउंड आर रख दूँ, क्या हो जाएगा ये? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपाउंड आर स्क्वायर। जब आप इसको यहाँ पर रखेंगे, और रूट भी है सॉरी, तो हमारे पास वी क्यू कितनी आ जाएगी? वी क्यू विल बिकम आर ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपाउंड आर स्क्वायर। इसमें कोई मसला किसी को? मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला अप्लाई किया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, क्योंकि हमें साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ से हटाना है और किस में लेके आना है? कॉस थीटा में लेके आना है, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू हमें पता है। हमें ये वाला फासला नहीं पता कितना है, और ना इसकी हमें ज़रूरत है। हमें यानी काम में इम्पॉर्टेंट ये वाली जगह है और ये वाली जगह है। क्लियर है बात? आयशा, लाइबा? जी सर, क्लियर। जी सर। ठीक है जी।
अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये आर ख़त्म हो जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं बचा, एक स्टेप बचा है इसमें बस हमारे पास। इसका मैं एलसीएम लूँगा ना तो ये आर बाहर आ जाएगा और आर से आर ख़त्म हो जाएगा। लास्ट स्टेप कर देता हूँ तो हमारे पास ये वेलोसिटी आ जाएगी। जी, तो हमारे पास लास्ट इक्वेशन आई है वो क्या आई है कि वेलोसिटी ऑफ क्यू बराबर आ रही है आर ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बेटा इसका अगर मैं एलसीएम लूँगा राइट साइड का तो क्या बन जाएगा, ये आर ओमेगा स्क्वायर, एलसीएम आ गया आर स्क्वायर, आर जब 1 से मल्टीप्लाई हो तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये नीचे वाला जो है ना आर स्क्वायर, ये रूट से बाहर आ जाएगा तो आर ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ये रूट से बाहर आ गया। इसने इसको कैंसिल कर दिया और हमारे पास वेलोसिटी जो आई है किसी भी पॉइंट पी की या क्यू की वो किसके बराबर आ गई, ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर। और ये मैंने पहले बताया आपको कि आर किसके बराबर है, हमारे पास एम्पलीट्यूड के बराबर है, मैक्सिमम डिस्टेंस एक्स नॉट स्क्वायर। तो ये हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू है। अब अगर हम चेक करना चाहें कि फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी, तो बेटा किसी को याद है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में? फॉर max velocity and for minimum velocity। मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होती है, मीन पर या एक्सट्रीम पर? मीन पर। मीन पर एक्स कितना होता है बेटा? एट मीन एक्स कितना होता है? ज़ीरो होता है बिल्कुल। और उस पर एक्सट्रीम पर कितना होता है? वो सर एक्स नॉट के बराबर होता है। तो इन दोनों इक्वेशन को जब आप इसमें रखेंगे फॉर मैक्सिमम हम क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 0 इन 1 क्या हो जाएगा, वी बराबर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, एक्स की जगह 0 आ जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 0। तो मैक्सिमम वेलोसिटी किसके बराबर आ गई बेटा, ओमेगा स्क्वायर, सॉरी ओमेगा स्क्वायर नहीं ओमेगा है, हाँ ओमेगा है, ठीक है, ओमेगा इंटू एक्स नॉट, ये आ गई मैक्सिमम वेलोसिटी। और मिनिमम के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या रख देंगे, एक्स की जगह क्या रख देंगे बेटा, एक्स नॉट। तो देखिए जैसे ही मैं यहाँ एक्स नॉट रखूँगा, ओमेगा एक्स नॉट की जगह एक्स नॉट रहा, माइनस इसकी जगह क्या आ गया, एक्स नॉट स्क्वायर। तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कैंसिल होने पे क्या हो जाएगा आंसर 0। तो वेलोसिटी कितनी आ गई, 0। तो हमने ये बात साबित भी कर दी कि एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी 0 होती है और मीन पोजीशन वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। क्लियर है? जी बेटा क्लियर है यहाँ तक? जी सर। ठीक है जी, तो नोट्स में भी देख लीजिए आप लोग, हमने वेलोसिटी फाइंड कर ली है। पहले क्या किया हमने, वी पी बराबर है वी पी साइन थीटा के, साइन थीटा को कॉस थीटा से रिप्लेस किया, देख लीजिए इन्होंने वही काम किया जो मैंने किया हुआ है। रिप्लेस करने पे हमने उसकी वैल्यू रखी, तो वी बराबर आ गया ओमेगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के, आर को हमने यहाँ पे एक्स नॉट गया तो एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। फिर मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने के लिए हमने क्या किया, एक्स को 0 रखा और मिनिमम के लिए क्या किया, एक्स को एक्स नॉट के बराबर रखा तो 0 आ गया। तो समझ लीजिए आपका ये चैप्टर पूरा अब ऑसिलेशन का टॉपिक पूरा कवर हो चुका है। बस ये टोटल एनर्जी मुझे कराना है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मैं करा दूँगा आपको और फिर हम वेव्स स्टार्ट कर देंगे।
क्लियरिटी हो गई बेटा डेरिवेशन की? ये आती Yes, नहीं है sir. एग्जाम में? जी सर हो गई। चलें, अच्छी बात है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सही है बेटा, फिर आज की क्लास में यहीं तक रखता हूँ। ओके सर। अब संडे को हम क्लास लेंगे, संडे को मैसेज कर दूंगा। ठीक है ओके सर। सर। चलें, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ।